आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे द्विवेदी युग का और इस काल में हम लोगों ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ लिया था। प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं तथा विशेषताओं के अध्ययन श्रृंखला में हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद अध्ययन करने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के संदर्भ में, और इनके अलावा गुप्त जी तथा अन्य कवियों के संदर्भ में अध्ययन क्रमशः करेंगे। तो आज की पाठचर्या में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के संदर्भ में, और उसके आगे की पाठचर्या को कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज का अध्ययन बिंदु। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील में इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग तक लेखन कार्य किया। यानी हरिऔध जी ने भारतेंदु युग में भी लेखन कार्य किया, द्विवेदी युग में भी किया और छायावादी युग में भी किया। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी इनको आधुनिक काल का सूरदास कहते हुए नजर आते हैं। उन्होंने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो इनके संदर्भ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखते हैं कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं, ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा कठिन स्तर पर सब प्रकार की ये कविता कर सकते हैं। आजमगढ़ के निजामाबाद के रहने वाले विद्वान सुमेर सिंह के उपनाम हर सुमेर के अनुकरण पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अपना नाम हरिऔध रख लिया। यानी आजमगढ़ में निजामाबाद के ही रहने वाले विद्वान थे सुमेर सिंह, और इनका उपनाम हर सुमेर था, और इन्हीं के अनुकरण पर इन्होंने अपने नाम में हरिऔध नाम रखा। इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। कवि सम्राट की उपाधि देखिए, उपन्यास सम्राट के रूप में कौन जाने जाते हैं? उपन्यास सम्राट के रूप में प्रेमचंद जाने जाते हैं। कवि सम्राट के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को जाना जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये 1924 ईस्वी में अध्यक्ष भी थे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। हरिऔध जी की रचनाओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं नाटकों पर। तो इनके द्वारा लिखे गए चर्चित नाटकों में रुक्मिणी परिणय और प्रद्युमन विजय हैं। प्रद्युमन विजय 1893 ईस्वी का, वहीं रुक्मिणी परिणय 1894 ईस्वी का है। जबकि इन्होंने अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और प्रेम कांता जैसे उपन्यासों की भी रचना की। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास प्रेम कांता 1894 ईस्वी का प्रकाशित है। वहीं ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी का प्रकाशित है, जबकि अधखिला फूल 1907 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इनके द्वारा लिखे गए आलोचना ग्रंथों में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी का, जबकि कबीर वचनावली का संपादन, इसकी भूमिका का संपादन इन्होंने किया था। महादेवी वर्मा की जो है कृति निहार की भी भूमिका इन्होंने लिखी थी। अनुवाद ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं वेनिस का बांका और रिपवान विकिल के बाद नीति निबंध, उपदेश कुसुम, विनोद वाटिका और स्फुट काव्य संग्रह। आइए बढ़ते हैं आगे और इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख रचनाओं का रचनाकाल देख लेते हैं। कुसुम राय के अनुसार रसिक रहस्य का प्रकाशन वर्ष 1899 ईस्वी है। प्रेमाम्बु वारिधि और प्रेम प्रपंच कृतियां 1900 ईस्वी की प्रकाशित हैं, जबकि 1901 ईस्वी की प्रकाशित रचना है प्रेमाम्बु प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार
1904 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 1906 ईस्वी में प्रकाशित रचना है इनकी उद्बोधन। 1906 में कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी? उद्बोधन हुई थी। और 1909 ईस्वी की प्रकाशित रचना इनकी है काव्योपवन। काव्योपवन 1909 ईस्वी की प्रकाशित रचना। वहीं काफी चर्चित रचना है कर्मवीर, 1916 ईस्वी की प्रकाशित रचना। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुई है। ऋतुकुमार ऋतुमुकुर, क्षमा करें, ऋतुमुकुर कृति का रचनाकार 1917 ईस्वी है, जबकि चोखे चौपदे चुभते चौपदे 1924 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। और पद्म प्रसून 1925 ईस्वी की प्रकाशित रचना पद्म प्रमोद, यह रचना है 1927 ईस्वी की। बोलचाल 1928 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रस कलश 1931 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। फूल पत्ते 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। कल्पलता 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। ग्राम गीत 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बाल कवितावली 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना। हरिऔध सतसई 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना। मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रबंध काव्यों पर अगर करें चर्चा तो प्रिय प्रवास काफी चर्चित, खड़ी बोली में लिखा गया। 1914 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना। पारिजात 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जिसका कुछ पुस्तकों में प्रकाशन वर्ष 1937 भी दिया गया है। इनके द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास ग्रंथ जो है 17 सर्गों में विभक्त है। यानी प्रिय प्रवास में अगर पूछ लिया जाए सर्गों की संख्या कितनी है तो 17 सर्ग हैं। विधा अगर पूछ लिया जाए तो यह महाकाव्य विधा की रचना है। खड़ी बोली का यह पहला महाकाव्य माना जाता है। यह भागवत पुराण की कथा पर आधारित रचना है। प्रिय प्रवास के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। शुक्ल जी ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। राधा और कृष्ण पर आधारित इस काव्य में इन दोनों को समाज सेवी के रूप में दिखाया गया है। प्रिय प्रवास का प्रारंभिक नाम इसका ब्रजांगना विलाप था और यह संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित रचना है। अब दूसरी रचना देखते हैं, पारिजात। 15 सर्गों का महाकाव्य है। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ है। और हरिऔध का तीसरा काफी चर्चित महाकाव्य वैदेही वनवास 18 सर्गों में लिखा गया यह महाकाव्य है, जो वाल्मीकि रामायण की कथा पर आधारित है। और इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं और मैथिली शरण गुप्त जी को देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बाद मैथिली शरण गुप्त को देखते हैं। चिरगांव झांसी में जन्मे। 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी को वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने युग कवि की संज्ञा दी, तो आगे जी ने तो इन्हें अपना काव्य गुरु ही स्वीकार कर लिया था। मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु माना है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु माना, जबकि अज्ञेय जी ने मैथिली शरण गुप्त को अपना काव्य गुरु माना है। गुप्त जी का सांसद आवास दद्दा का दरबार कहा जाता था और डॉक्टर नगेंद्र इस दरबार के अस्थायी सदस्य थे। महात्मा गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। उनकी रचना भारत भारती से प्रभावित होकर के, भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना है, इससे प्रभावित होकर के राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी। वहीं गुप्त जी ने बंगला कवि मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से किया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसीदास, हरगीत का छंद का बादशाह और अत्यंत अनुप्रास अलंकार का स्वामी भी कहा जाता है।
आचार्य शुक्ल जी ने गुप्त जी की प्रतिभा की लिखते हैं शुक्ल जी इनके संदर्भ में कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले या मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं हैं। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में। अच्छा, बच्चन जी क्या लिखते हैं गुप्त जी के संदर्भ में? काफी इंपॉर्टेंट कथन है। बच्चन जी लिखते हैं, हरिवंश बच्चन नहीं है, ये बच्चन सिंह है, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो गुप्त जी पहले कवि हैं जिन्होंने अपने समसामयिक नैतिक धार्मिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को वाणी देकर खड़ी बोली को युगीन चेतना से जोड़ा। इसी अर्थ में वे राष्ट्र कवि हैं। भारत भारती तो उस समय की राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राफ है। इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें मुदस्से हाली व कैफी के भारत दर्पण से मिली। मैथिली शरण गुप्त जी के संदर्भ में अगला कथन उनका है। गुप्त जी के संदर्भ में अगला कथन, गुप्त जी धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, बच्चन सिंह लिखते हैं कि गुप्त जी धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। गुप्त जी ने स्वर्णलता, रसिकेश, रसकेंदु, नित्यानंद, भारतीय तथा मधुप उपनामों से भी कुछ काव्य रचनाएं लिखी हैं। यानी स्वर्णलता, रसिकेश, रसकेंदु, नित्यानंद और भारतीय तथा मधुप उपनाम से इन्होंने रचनाएं की। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार, मैं पढ़ने के लिए नहीं जन्मा हूं, मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि लोग ही मुझे पढ़ें। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी के अनुसार देखते हैं, युग गुप्त जी के कंधों पर बैठकर आज इतनी दूर आया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि साधारण बोलचाल की खड़ी बोली, हिंदी के जातीय छंद, गृहस्थ जीवन में प्रचलित पौराणिक आख्यान और कुल मिलाकर अपनी साधारणता में विनम्र आत्मविश्वास, यही वे बुनियादी तत्व हैं जिनसे मैथिली शरण गुप्त का रचनात्मक व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाओं और विशेषताओं पर कर लेते हैं चर्चा। तो हेमंत गुप्त जी की खड़ी बोली की पहली कविता है 1905 ईस्वी में। यह कविता सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खंड काव्य को। इनके द्वारा लिखे गए खंड काव्य में 1909 ईस्वी का प्रकाशित है रंग में भंग। बूंदी एवं चित्तौड़ से संबंधित यह ऐतिहासिक काव्य है। दूसरी रचना इनकी काफी चर्चित रचना है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध 7 सर्गों में अभिमन्यु के शौर्य व जयद्रथ वध पर आधारित रचना है। 1910 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। शकुंतला, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का पद रूपांतरण इन्होंने किया शकुंतला नाम से 1914 ईस्वी में। पंचवटी रामायण के प्रसंग पर लिखी गई रचना 1925 ईस्वी की है। वहीं किसान 8 सर्गों में वर्णित आत्मचरितात्मक खंड काव्य है। 1916 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। सैरंध्री महाभारत के आख्यान पर आधारित रचना 1926 ईस्वी की है। वहीं महाभारत पर ही आधारित वक संहार और वन वैभव 1937 ईस्वी की रचना। शक्ति पौराणिक आख्यानों पर आधारित 1927 ईस्वी की ही प्रकाशित रचना है। 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना यशोधरा संगीत रूपक शैली में है। वहीं 1936 ईस्वी में द्वापर कृष्ण कथा पर एक आलाप शैली की रचना है। सिद्धराज 5 सर्गों में बद्ध सिद्धराज राजा जय सिंह के चरित्र पर आधारित रचना है। 1940 ईस्वी में नहुस इनका लिखा गया महाभारत के आख्यान पर 7 सर्गों का काव्य है खंड काव्य। 1941 ईस्वी में कुणाल गीत की रचना इन्होंने कुणाल की करुण गाथा का वर्णन किया। और करबला इनकी, देखिए करबला इनकी खंड काव्य रचना है। करबला नाम से प्रेमचंद्र का नाटक भी है। ठीक है, तो यहां पर जो है खंड काव्य की बात की जा रही है 1942 ईस्वी का गुप्त जी का
खंड काव्य है जो इमाम हुसैन के बलिदान की गाथा को चित्रित करता है। आगे 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना अजीत एक राजनीतिक बंदी पर आधारित रचना है। वहीं हिडिंबा महाभारत के आख्यान पर आधारित रचना है। हिडिंबा महाभारत के आख्यान पर आधारित रचना है। विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी की चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया की पुण्य गाथा का वर्णन। वहीं रत्नावली महाकवि तुलसीदास की पत्नी पर आधारित 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा लिखे गए महाकाव्यों पर कर लेते हैं चर्चा। तो 12 सर्गों में विभक्त साकेत महाकाव्य लक्ष्मण उर्मिला राम व सीता पर आधारित है। 1936 ईस्वी में इस रचना के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषक से सम्मानित किया गया। 1931 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है साकेत। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। जय भारत 47 शीर्षकों में विभक्त रचना युधिष्ठिर के इर्द गिर्द रची गई रचना है। 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। इनके द्वारा लिखे गए मुक्तक काव्यों की अगर बात की जाए तो पद प्रबंध 1912 ईस्वी का, मंगल घट 1937 ईस्वी का, आस्वाद 1938 ईस्वी का, स्वाति और संकेत, स्वस्ति और संकेत, अन्योक्ति पुष्पावली, राष्ट्रवाणी 1986 ईस्वी की ये प्रसिद्ध इनके मुक्तक काव्य हैं। दुर्दशा निवेदन भी इनका मुक्तक ही है। इसके अलावा गीत काव्यों पर अगर बात की जाए वैतालिक 1916 ईस्वी का गीत काव्य गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त का झंकार 1927 ईस्वी का है। वहीं भूमि भाग 1953 ईस्वी का है। स्वदेश संगीत 1925 ईस्वी का है। विश्व वेदना 1942 ईस्वी का है। उच्छ्वास 1960 ईस्वी का है। अंजलि और अर्घ महात्मा गांधी से संबंधित इनकी रचना है। इसके बाद निबंध काव्य की अगर बात की जाए तो भारत भारती 1912 ईस्वी, राजा प्रजा 1956 ईस्वी, हिंदू 1927 ईस्वी, विजय पर 1963 ईस्वी का प्रकाशित निबंध काव्य है। आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा इनके द्वारा लिखे गए अन्य काव्यों में पत्रावली, गुरुकुल, काबा, विकट भट्ट, अर्जन और विसर्जन, युद्ध, नल दमयंती, कविश्री और प्रदक्षिणा, जिसमें संपूर्ण राम कथा को एक सूत्र में पिरोपित किया गया है। इनके द्वारा लिखे गए कुछ पद नाटक हैं जिसमें अनघ 1925 ईस्वी का, पृथ्वीपुत्र 1950 ईस्वी, दिवोदास 1950 ईस्वी, जैनी 1950 ईस्वी और लीला 1960 ईस्वी के हैं। इसके अलावा गद्य नाटकों की अगर बात की जाए तो तिलोत्तमा 1915 ईस्वी का, चंद्रहास 1916 ईस्वी का, उद्धार उद्धार का प्रकाशन वर्ष नहीं कहते आप। इसके बाद संस्मरण की अगर बात की जाए तो संस्मरण श्रद्धांजलि और संस्मरण 1979 ईस्वी, मुंशी अजमेरी 1982 ईस्वी के संस्मरण हैं। इन्होंने संस्कृत के कुछ रचनाओं का अनुवाद किया जिसमें प्रतिज्ञा योगंध नारायण, चारुदत्त, दूतवाक्यम उर्भंगम, अभिषेक, प्रतिमा, अभिमारक, दूध घटोत्कच और गीता मृत, स्वप्न वासवदत्ता का इन्होंने अनुवाद किया। बंगला से भी ये संस्कृत अनुवाद थे सब। इसके बाद बंगला रचनाओं का भी अनुवाद इन्होंने विरहिणी, वज्रांगना, वीरांगना, मेघनाद वध, प्लासी का युद्ध और वृत संहार, इन रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया। इसके अलावा रुबाइयत उमर खयाम की गृहस्थ गीता और साधना, ये इनकी अन्य अनुदित रचनाएं हैं। कविता कलाप शीर्षक से गुप्त जी ने 27 कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। मैथिली शरण गुप्त के राम संबंधी काव्य साकेत, पंचवटी तथा प्रदक्षिणा है। डॉक्टर नगेंद्र ने रामचरितमानस के बाद साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ कहा है और डॉक्टर नगेंद्र इसे जनवादी काव्य तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एकार्थ काव्य कहते हुए
मिस्र ने कार्त काव्य कहा है। आगे की पाठचर्या को अगले वीडियो में करेंगे प्रारंभ। आज की इस पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।